सोचिए जरा, एक निजी कंपनी जिसका काम सिर्फ व्यापार करना था, वही कंपनी भारत में टैक्स वसूल रही थी, सेना चला रही थी, अदालतें बैठा रही थी और राजा के तख्त भी गिरा रही थी। अब सवाल ये नहीं था कि कंपनी भारत को कैसे चला रही है, सवाल ये था कि अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो ये कंपनी ब्रिटेन की सरकार को भी निकल जाएगी। और यहीं से जन्म हुआ एक ऐसे कानून का जिसने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को बताया, अब तुम मालिक नहीं हो, अब तुम पर भी मालिक होगा। इस कानून का नाम था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। लेकिन कहानी इस कानून से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। नमस्कार दोस्तों, मैं रणधीर शेखर और आप देख रहे हैं एडुसी, एक ऐसी सीरीज जहां हम भारत के कॉलोनियल हिस्ट्री को तारीखों की नहीं ताकत की भाषा में समझते हैं। आज की कहानी एक कानून की नहीं बल्कि उस पल की है जब ब्रिटिश संसद को यह एहसास हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब उनके हाथ से फिसल चुकी है। सवाल यह है, क्या ये कानून कंपनी को रोक पाया या भारत की गुलामी को और पक्का कर गया? ये कहानी आपको आखिर में सस्पेंस नहीं देती, ये हर कदम पर रोमांच देती है। हर फैसला सत्ता को हिलाता है और एक भी हिस्सा छूटा तो पूरी तस्वीर टूट जाएगी। अगर आप इतिहास को महसूस करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। अब कहानी हमें उस पल की ओर ले चलती है जहां ईस्ट इंडिया कंपनी अब व्यापारिक संस्था नहीं थी। उसके पास था अपनी सेना, अपने कानून, अपनी अदालतें, अपने टैक्स और अपनी राजनीति। कंपनी राजा बन चुकी थी और राजा भी उससे डरने लगे थे। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी कि कंपनी अब ब्रिटिश संसद की भी नहीं सुन रही थी। इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ भारत का पहला कानून, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ब्रिटिश संसद को लगा कि अब कंपनी काबू में आ जाएगी। गवर्नर जनरल, काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ बनाया गया। लेकिन क्या हुआ? कागज पर नियंत्रण, जमीन पर अराजकता। गवर्नर जनरल और काउंसिल लड़ते रहे, अदालतें कंपनी से टकराती रहीं और भारत में न्याय उलझता चला गया। इधर ब्रिटेन में कंपनी की हालत दिखने में चमकदार थी लेकिन असलियत में खोखला। भारत से सोना आ रहा था पर लंदन में कंपनी बैंकक्रप्ट होने वाली थी। 1772-73 में कंपनी लगभग बैंकक्रप्ट हो गई। ब्रिटिश जनता पूछने लगी, अगर कंपनी इतनी अमीर है तो ये गरीब क्यों? और संसद पूछने लगी, अगर ये कंपनी डूब गई तो इसके साथ ब्रिटेन की इज्जत भी डूब जाएगी। इस पूरी आग में घी डालने का काम किया वारेन हेस्टिंग्स ने। भारत में उनकी नीतियां क्रूर मानी गई। नंद कुमार केस, भारी टैक्स, राजाओं पर दबाव और सत्ता का केंद्रीकरण। ब्रिटेन में हेस्टिंग्स पर महाभियोग तक चला। अब संसद समझ चुकी थी कि अगर कंपनी को खुद पर छोड़ दिया गया तो ये सिर्फ भारत ही नहीं, ब्रिटिश लोकतंत्र को भी खा जाएगी। 1783-84 में ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री बना विलियम पीट द यंगर। उम्र कम लेकिन दिमाग बेहद तेज। पीट ने साफ कहा, भारत हमारी कॉलोनी है, किसी कंपनी की निजी जागीर नहीं। और यहीं से एक नए कानून की नींव रखी गई, एक ऐसा कानून जो कंपनी को सीधे सरकार के नीचे ले आए। बात ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ब्रिटिश संसद ने पास किया पिट्स इंडिया एक्ट। यह सिर्फ सुधार नहीं था, यह सत्ता की सर्जरी थी। इस एक्ट ने पहली बार कह दिया, कंपनी शैल रूल इंडिया बट अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। यहीं से भारत में डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत हुई। अब भारत में दो ताकतें थी, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट। एक जमीन पर शासन कर रही थी, दूसरी ऊपर से डोर खींच रही थी। लेकिन यह नियंत्रण कैसे काम करता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था? गवर्नर जनरल की ताकत कितनी बढ़ गई? और क्या ये एक्ट वाकई कंपनी को काबू कर पाया? अगली बार जब कोई कहे अंग्रेज भारत पर ऐसे ही राज करने लगे तो याद रखिए, उस राज के पीछे एक डर था, एक संसद थी और एक ऐसा कानून था जिसने भारत को सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथों में सौंप दिया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 कंपनी के अंत का शुरुआत था, लेकिन भारत में अंग्रेजी शासन की सबसे मजबूत नींव भी। और जब ब्रिटिश संसद ने यह स्वीकार कर लिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब व्यापारिक संस्था नहीं बल्कि एक राज्य के भीतर राज्य बन चुकी है, तो इतिहास की दशा अचानक बदलने लगी। अब तक भारत में जो कुछ भी हो रहा था वह कंपनी की मर्जी से हो रहा था। गवर्नर जनरल युद्ध करता था, संधियां तोड़ता था, टैक्स लगाता था और राजाओं को कठपुतली बना देता था। लेकिन लंदन में बैठी संसद सिर्फ कागजों पर रिपोर्ट पढ़ती थी। रेगुलेटिंग एक्ट ने कोशिश की थी कि इस अराजकता को रोका जाए, लेकिन वह कोशिश आधी अधूरी साबित हुई। ब्रिटिश नेताओं को समझ में आ चुका था कि समस्या सिर्फ व्यक्तियों की नहीं, समस्या संरचना की है। अगर कंपनी को नियंत्रित करना है तो ऊपर से नीचे पूरी व्यवस्था बदलनी होगी। और यहीं से पिट्स इंडिया एक्ट केवल एक कानून नहीं बल्कि एक नई शासन प्रणाली बनकर उभरा। अब भारत में सत्ता दो हिस्सों में बंटने वाली थी। एक हिस्सा दिखाई देता था, सेना, टैक्स, प्रशासन, अदालतें, और दूसरा हिस्सा अदृश्य था, आदेश, निर्देश, नियंत्रण और अंतिम फैसला। ईस्ट इंडिया कंपनी अब भी शासन करेगी लेकिन उसकी हर सांस पर सरकार की नजर होगी। यही था डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल। भारत की धरती पर खड़ा हर अंग्रेज अधिकारी अब दो मालिकों के बीच फंस गया।
कलकत्ता में बैठा गवर्नर जनरल और लंदन में बैठा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल सुनने में साधारण लगता है, लेकिन असल में यह भारत के इतिहास का सबसे खामोश और सबसे खतरनाक हथियार था। इस बोर्ड में ब्रिटिश सरकार के मंत्री बैठे थे। ये लोग भारत कभी नहीं आए, गंगा नहीं देखी, बंगाल की गर्मी नहीं झेली, लेकिन भारत की राजनीति की हर नस इनके हाथ में थी। अब कंपनी की सारी राजनीतिक चिट्ठियां, युद्ध की योजनाएं, राजाओं से की गई संधियां और प्रशासनिक फैसले, सब कुछ बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सामने जाना था। जो मंजूरी मिले वही भारत में लागू होता। पहली बार ऐसा हुआ कि भारत की सत्ता सीधे ब्रिटिश कैबिनेट से जुड़ गई। यह एक बहुत बड़ा मोड़ था। कंपनी के डायरेक्टर अब सिर्फ व्यापारी नहीं थे, वे सरकार के अधीन कर्मचारी बनते जा रहे थे। उनकी स्वतंत्रता कागजों में बची थी, असलियत में नहीं। भारत में इसका असर धीरे धीरे दिखना शुरू हुआ। गवर्नर जनरल की ताकतें बढ़ाई गई। अब वह सिर्फ बंगाल का प्रशासक नहीं था, वह पूरे भारत में अंग्रेजी नीति का केंद्र बन गया। मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर्स अब स्वतंत्र नहीं रहे। युद्ध हो या शांति, संधि हो या हमला, अंतिम फैसला कलकत्ता से आने लगा। और कलकत्ता अब लंदन से जुड़ चुका था। भारत में अंग्रेजी शासन अब बिखरा हुआ नहीं रहा, वह एक सेंट्रलाइज सत्ता बनता जा रहा था। लेकिन यह बदलाव सिर्फ प्रशासनिक नहीं था, यह बदलाव मानसिक भी था। अब अंग्रेज अधिकारी खुद को व्यापारी नहीं, शासक मानने लगे। भारतीय राजाओं के लिए यह बदलाव और भी खतरनाक था। पहले वे कंपनी से सौदा कर सकते थे, रिश्वत, समझौता और विकल्प खुले थे, लेकिन अब उनके सामने कंपनी नहीं, ब्रिटिश सरकार की छाया खड़ी थी। किसी नवाब को हटाना अब सिर्फ कंपनी का फैसला नहीं रहा, यह साम्राज्य की नीति बन गया। और साम्राज्य समझौते नहीं करता, वह आदेश देता है। ईस्ट इंडिया एक्ट ने एक और खतरनाक काम किया, इसने कंपनी के शासन को वैधता दे दी। यह वही बिंदु था जहां भारत धीरे धीरे एक व्यापारिक क्षेत्र से निकलकर एक औपनिवेशिक राज्य बन गया। कंपनी की तलवार अब सरकार के म्यान में थी, लेकिन यह कहानी सिर्फ सत्ता की नहीं थी, यह कहानी विरोध की भी थी। ब्रिटेन में कई लोग ईस्ट इंडिया एक्ट के खिलाफ थे। उनका कहना था, अगर सरकार कंपनी को नियंत्रित करेगी तो व्यापार मरेगा, और अगर भारत सरकार के हाथ में गया तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। पर पीट्स जानता था, अगर अभी नियंत्रण नहीं किया गया तो कंपनी ब्रिटेन को ही संकट में डाल देगी। इस एक्ट को पास कराना आसान नहीं था, यह बहसों, आरोपों और राजनीतिक चालों से भरा हुआ था। लेकिन जब यह एक्ट पास हुआ तो इतिहास ने चुपचाप एक नई दिशा पकड़ ली। भारत में इसका असर धीरे धीरे देखा गया, लेकिन गहरा था। राजस्व व्यवस्था सख्त हुई, सेना का इस्तेमाल बढ़ा, कानून अंग्रेजी हितों के अनुसार ढलने लगे, और सबसे बड़ी बात, अब हर नीति का अंतिम उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। कंपनी अब साधन थी, लक्ष्य नहीं। यहीं से आने वाले वर्षों की कहानी शुरू होती है। हेनरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और अंततः 1857 की चिनगारी। इन सब की जड़ें इसी कानून में छिपी थी। और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ में आता है कि ईस्ट इंडिया एक्ट सिर्फ एक प्रशासनिक सुधार नहीं था, यह वह क्षण था जब भारत की किस्मत व्यापारियों के हाथों से निकलकर सीधे साम्राज्य की मुट्ठी में चली गई। एक कंपनी जो भारत आई थी कमाने, अब भारत चलाने लगी, और उसके पीछे खड़ी थी ब्रिटिश सरकार। लेकिन इतिहास कभी एक कदम पर नहीं रुकता। ईस्ट इंडिया एक्ट ने जो दरवाजा खोला था, उसके पीछे सिर्फ नियंत्रण नहीं था, वहां एक पूरा साम्राज्य इंतजार कर रहा था। कंपनी के ऊपर सरकार थी और भारत के ऊपर कंपनी। यह दोहरी जंजीर धीरे धीरे कसती जा रही थी। हर साल हर फैसले के साथ लंदन में बैठे मंत्री अब सिर्फ रिपोर्ट नहीं पढ़ते थे, वे सवाल पूछते थे, इस युद्ध में हमें क्या मिलेगा, इस संधि से राजस्व कितना बढ़ेगा, इस राजा को हटाने से कौन सा इलाका खुलेगा। और कलकत्ता से जवाब आता था, कागजों में, आंकड़ों में, लेकिन असल में लाखों भारतीयों की किस्मत के रूप में। अब सत्ता का खेल साफ हो चुका था। व्यापार तो एक बहाना था, राजस्व लक्ष्य था, और शासन साधन। धीरे धीरे अंग्रेजी शासन ने एक और रूप लेना शुरू किया, कानून का शासन। अब तलवार से ज्यादा खतरनाक था। कानून की एक लाइन, एक दस्तावेज, एक सरकारी मुहर। जिस कंपनी ने कभी जहाजों में मसाले भरे थे, वही कंपनी अब फाइलों में इंसानों की जिंदगी भरने लगी थी। और इसी मोड़ पर ब्रिटिश साम्राज्य ने एक सवाल खुद से पूछा, भारत को चलाने के लिए क्या सिर्फ सेना और टैक्स काफी हैं? जवाब था नहीं। अब उन्हें चाहिए थे ऐसे लोग जो लड़े नहीं, जो सवाल न करें, जो सिर्फ आदेश माने। ऐसे अफसर जो भारत में न पैदा हुए हों, भारत को समझते न हों, लेकिन भारत पर शासन करें। यहीं से कहानी एक नई दिशा में मुड़ती है। अब बात सिर्फ कानूनों की नहीं थी, अब बात थी प्रशासन की आत्मा बदलने की। धीरे धीरे अंग्रेजी सरकार ने कंपनी से पूछा, तुम्हारे अफसर कैसे बनते हैं? कौन तय करता है कि कौन भारत जाएगा और कौन नहीं? और जवाब ने लंदन को परेशान कर दिया। भर्ती सिर्फ सिफारिश से होती थी, पदोन्नति रिश्वत से और ताकत संबंधों से। यानी भारत का शासन अब भी कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में सिमटा हुआ था। ब्रिटिश सरकार समझ चुकी थी, अगर साम्राज्य को लंबा चलाना है तो शासन को संस्थागत बनाना होगा, कंपनी नहीं। यहीं से आने वाले वर्षों में एक एक करके नए नए कानून खड़े किए गए। चार्टर एक्ट,
जो कंपनी के व्यापार को सीमित करता है, चार्टर एक्ट जो शिक्षा और प्रशासन को सरकार के करीब लाता है, और फिर एक ऐसा एक्ट जो भारत की आत्मा पर सबसे गहरी चोट करता है, एक ऐसा कानून जो दिखने में सुधार था लेकिन असल में गुलामी की रीढ़। अब भारत को चलाने वाले अफसर किसी व्यापारी के बेटे नहीं होंगे, वे चुने जाएंगे परीक्षा से, लेकिन यह परीक्षा भारत में नहीं होगी, यह होगी लंदन में, हजारों मील दूर, जहां एक भारतीय सिर्फ सपना देख सकता था लेकिन पहुंच नहीं सकता था। और यहीं से जन्म लेती है एक नई व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था जो तलवार से नहीं कलम से शासन करती है, जहां आदेश बंदूक से नहीं फाइल से निकलते हैं, जहां विद्रोह को युद्ध से नहीं नियमों से कुचला जाता है। फिट्स इंडिया एक्ट ने जिस रास्ते की नींव रखी थी उस पर अब पूरा प्रशासनिक ढांचा खड़ा होने वाला था। अब कंपनी सिर्फ शासक नहीं थी, वह प्रयोगशाला थी, जहां भारत पर साम्राज्य चलाने के लिए प्रयोग किए जा रहे थे। और इन प्रयोगों का सबसे खतरनाक अध्याय अभी शुरू होना था, क्योंकि अगला कानून अब राजा या नवाब से नहीं टकराएगा, वह सीधे भारतीय समाज की नसों में उतरेगा, उसकी शिक्षा में, उसकी नौकरी में, उसके भविष्य में। और जब यह कानून आएगा तो भारत को पहली बार एहसास होगा कि अब यह लड़ाई सिर्फ जमीन का नहीं है, यह लड़ाई है अवसरों की, पहचान की और उसके अस्तित्व की। एक कंपनी से शुरू हुई कहानी अब अफसरों के साम्राज्य में बदलने वाली थी, और अगला कानून भारत को जीतने के लिए नहीं, भारत को चलाने के लिए बनाया गया था। उस कानून का नाम था चार्टर एक्ट 1793, एक ऐसा एक्ट जिसने कंपनी को समय दिया, अधिकार दिया और शासन को और मजबूत कर दिया। अगले वीडियो में देखिए कैसे चार्टर एक्ट 1793 ने तय किया कौन भारत पर राज करेगा और कौन सिर्फ भारत में जिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को बजा दें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।